अस्सलाम वालेकुम। राजा कराम शहर सियालकोट से एक इंतहाई अहम खबर है। ख्वाजा आसिफ साहब ने दो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, दोनों आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक तो उन्होंने पकोड़ा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पेश किया है कि अगर पाकिस्तानी पकोड़े कम खाएं तो हम किस तरीके से अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सियालकोट के अंदर एक अस्पताल है जिसका नाम था इमाम बीबी मैटरनिटी अस्पताल। ये डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की जो वालदा हैं उनके नाम के ऊपर ये बनाया गया था और इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसको बनाया गया था। यह सुलेमान दुरानी साहबा उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत में 3 करोड़ के फंड से तमीर किया गया अलामा इकबाल की वालदा के नाम से मंसूब इमाम बीबी मैटरनिटी अस्पताल को ख्वाजा आसिफ ने अपने वालिद के नाम से तब्दील कर दिया है। मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, ये आप बोर्ड देख लें। उनकी तस्वीर भी गालिबन साथ लगी हुई है जो डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की वालदा थी और लिखा हुआ इमाम बीबी मैटरनिटी अस्पताल सियालकोट में है। अब उसका नाम तब्दील कर दिया गया, नाम रखा गया है ख्वाजा सफदर मैटरनिटी अस्पताल। अब आप अंदाजा लगाएं कि ख्वाजा आसिफ साहब को पता नहीं इसमें क्या हिकमत नजर आई, क्या इसके अंदर उनको बेहतरी नजर आई कि अलामा मोहम्मद इकबाल की जो वालदा है उनका नाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए बोर्ड पर, यहाँ पर मेरे वालिद साहब का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने किया है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा कि क्या उन्होंने ये काम ठीक किया है या नहीं किया। और दूसरा इंतजार रहेगा इसके लिए कि क्या ये काम ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद करवाया है या उनके किसी चाहने वालों ने करवाया है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। ठीक है, तो हो सकता है इधर उधर से भी किसी ने करवाया हो ख्वाजा साहब को खुश करने के लिए। तो ये ख्वाजा साहब का इसके ऊपर जो भी बयान होगा उसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन एक और बात ख्वाजा साहब ने की है जो कि उन्होंने ही कही है, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है और वो है पकोड़ा इकोनॉमी। आप यकीन करें, आप अश्क अश्क कर उठेंगे कि क्या बात है। इस तरह के हीरे पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए जो कि कौम को यह बताएं कि भाई कम पकोड़े खाओ ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। उन्होंने पकोड़ा इकोनॉमी के नाम से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी एक जो स्टैंडर्ड पकोड़ा होता है, जरा गौर से सुनिएगा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि भाई पकोड़े कम खा के हम किस तरीके से मुल्क ऊपर उठा सकते हैं। कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड पकोड़ा 13 ग्राम का होता है और वो 3 ग्राम जो ऑयल है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ बंदा हर रोज एक पकोड़ा खाए अफ्तारी के वक्त, तो इसका अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 150 टन ऑयल जो है वो यूज होता है। और इस ऑयल की जो कीमत है वो 600 रुपए लीटर है। और सारी कैलकुलेशन हम करें तो 9.5 मिलियन डॉलर एक महीने में लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि अवॉइड 1 पकोड़ा एंड सेव 9.5 मिलियन इन अ मंथ, कि भाई एक पकोड़ा ना खाओ और महीने के अंदर 9.5 मिलियन डॉलर बचाओ। और नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी जिसका मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। यह लाइन उनको नहीं लिखनी चाहिए थी। लाइन क्या लिखी? कहते हैं कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज हैं पकोड़े नहीं। मेरा ख्याल है कि ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी। मैं इसकी मजीद तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता। बहरहाल जमील फरूकी पाकिस्तान के नौजवान सहाफी हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को इस चीज के ऊपर जवाब दिया। अब जरा सुनिएगा वो क्या जवाब देते हैं। मेरा ख्याल है बड़ा खूबसूरत जवाब है, इसलिए मैं उनके जवाब को कोट कर रहा हूं, खुद से मैं कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसिफ साहब की पकोड़ा इकोनॉमी से मुतासर होकर बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर साल भर की करप्शन हस्बे मंशा की बजाय हस्बे जरूरत की जाए और करप्शन के पैसे से लंदन और दुबई में बनाई गई जायदादें बेचकर पैसा पाकिस्तान में लाया जाए तो IMF के पास भी शायद जाना ना पड़े। बदले में खुशहाली आएगी तो पकोड़े भी आवाम को साल भर में फ्री मिलेंगे, रमजान का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने भी आगे फिर वो उसी तरह बात की, क्योंकि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज हैं, हराम की कमाई नहीं। कि फर्ज तुम्हारे ऊपर रोजे हैं, हराम की कमाई तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने जवाब दिया। आखिर में हबीब अकरम साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, वो भी मैं आप तक पहुंचाता चलूं। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनी है ये हुकूमत नहीं है, ये मुलाजमत की कोई किस्म है जो कि फॉर्म 47 के जरिए बनवाई गई है। और जिन लोगों ने फॉर्म 47 बनाकर दिए ये हुकूमत उनकी मोहताज है। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फैसले जल्दी आना शुरू हो गए तो नून लीग आती रह जाएगी। अब आप, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से लोग इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईद के बाद 2 किस्म के दमादम मस्तकल अंदर होंगे, 2 किस्म के, एक नहीं। एक तो वो लोग कह रहे हैं ना कि जी खान साहब के लोग बाहर निकलेंगे, बड़ी एहतजाजी तहरीक होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन
एक तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी शुरू होने के लिए जा रही है भाई, क्योंकि इनके अंदर भी वो लावा पक्का हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं किया, हमने अपनी सियासत खत्म कर लिया शरीफ खानदान को बचाते बचाते। तो लोग सच बोलना शुरू, और राना सनाउल्लाह जैसा बंदा सच बोल रहा है, जवेद लतीफ सच बोल रहा है, और फानुल्लाह नाम है वो शेर अफजल बरबत के साथ जिनकी जरा हाथा हुई थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया है कि भाई ये बात सच है कि रिजल्ट जो है वो तब्दील किए गए थे। जब ये लोग खुद मान रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि फिर किस लेवल के ऊपर जाकर जुर्लू फिरे हैं। बहरहाल ईद के बाद एक नए दौर का आगाज होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और मैं एक बात अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये कहता हूँ कि इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को जिम्मेदार लोग चलाते हैं। अब वक्त की ज़रूरत है कि वो जिम्मेदार लोग हिकमत से काम लें। देखिए, आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, जहां पर भी हिकमत से काम नहीं लिया गया कि ये सोचना है कि हमारे 25 करोड़ लोग हैं, हमारी इकोनॉमी है, हमारा फ्यूचर आगे 20-25 नहीं 100-200 साल की प्लानिंग करें, उस हवाले से देखें कि 25 करोड़ आवाम कहाँ पे खड़े हैं, इनका फैसला क्या और मतलब किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो साहब फैसला लोग हैं उनको हिकमत से और अक्ल सलीम से काम लेने की तौफीक अनायत फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।